Good morning students. Now in today's lecture we will continue the same discussion, that is application of linear momentum. Last lecture हमने दो application discuss किए थे, that is bullet fire from the gun and second bullet block system. Okay, आज के lecture में हम third application discuss करने वाले हैं, that is explosion of bomb. Okay, तो consider कीजिए यहाँ पर एक bomb है, अभी वो एक्सप्लोजन नहीं हुआ है उसका, ठीक है। तो बिफोर एक्सप्लोजन देखिए, दिस इज द स्टेटस ऑफ बिफोर एक्सप्लोजन। तो बिफोर एक्सप्लोजन क्या होता है कि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, है ना, कुछ केमिकल्स रहते हैं उसके अंदर, तो केमिकल एनर्जी इसके अंदर, और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉम्ब आर एट रेस्ट। तो मुझे बताइए, बॉम्ब इज एट रेस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा इसका? यस, इट इज 0। तो P1 इज इक्वल टू 0। बिफोर एक्सप्लोजन बॉम्ब का मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, राइट स्टूडेंट। नाउ अब क्या होगा जब एक्सप्लोजन होता है? ओके, सपोज यहां पर एक्सप्लोजन हो गया इस तरह से, ओके, बॉम्ब एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा? मान लीजिए यहां पर 4 फ्रैगमेंट्स उसके हो गए, ये यहाँ पर 4 फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट मतलब पीसेस। लेट दिस बॉम्ब इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पीसेस, जिसके मास है m1, m2, m3 एंड m4। वैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारे पीसेस होते हैं, छोटे छोटे पीसेस तैयार हो जाते हैं, एंड दे आर मूविंग विद वेरी लार्ज स्पीड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना। एक्सप्लोजन के बाद सब तरफ मतलब स्मॉल पीसेस यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाते हैं ना। तो मान लीजिए इस बॉम्ब के 4 पीसेस हो गए, जिसके मास कितने? m1, m2, m3, m4, एंड दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लेट दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, v3 एंड v4। तो आफ्टर एक्सप्लोजन, ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ आफ्टर एक्सप्लोजन। Suppose 4 pieces of masses m1, m2, m3, m4 are formed. They are moving in different directions with velocities v1, v2, v3, v4. तो एक्सप्लोजन के बाद pieces of bomb ये moving है with in different directions। तो देखिए, तो अब टोटल मोमेंटम कितना रहना चाहिए? टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन भी 0 ही रहना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए एक एक पार्टिकल का हम यहाँ पर मोमेंटम निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? लेट टोटल इज P2। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम m1 v1 मास इनटू वेलोसिटी, सेकंड m2 v2, ओके, प्लस थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? m3 v3 प्लस फोर्थ पार्टिकल m4 v4, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल 0 होगी, ये टोटल 0 होगी। देखिए, अगर यहाँ पर v2 पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हम, तो v4 क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ना, ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होगा। तो सबके अगर यहाँ पर मोमेंटम की एडिशन करते हैं स्टूडेंट, तो उनकी एडिशन कितनी होगी? 0, बिकॉज बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम था 0। तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी टोटल मोमेंटम कितना रहना चाहिए? 0, और ये 0 ही होता है, ओके। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 इज इक्वल टू 0। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट, ओके। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा फिर? वेक्टर P2 दैट इज m1 वेक्टर v1, m2 वेक्टर v2, m3 वेक्टर v3 प्लस m4 वेक्टर v4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी स्टूडेंट? ओके, देखिए, पहले बॉम्ब तो रेस्ट था एक ही जगह पर, सपोज ग्राउंड लेवल पर हम कंसीडर करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, लेकिन उसके अंदर केमिकल एनर्जी है ना। अब आफ्टर एक्सप्लोजन दिस 4 फ्रैगमेंट्स आर मूविंग इन डिफरेंट 4 डायरेक्शंस विद सर्टेन वेलोसिटीज। सो इसका मतलब इनके अंदर अब कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 square, so it is denoted by E1, ये हम E1 से डिनोट करते हैं।
ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्टिकल की भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। तो लेट E1 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, E2 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट? E इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन यहां पर लिखते हैं हम, E इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्मूला है ना, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी देन मोमेंटम, p का मतलब मोमेंटम, m मतलब मास। तो ये जनरल फॉर्मूला है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी E1 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ओके, व्हाट इज p1? p1 is the momentum of first particle after explosion। तो यहाँ पर p1 इसको कंसीडर किया ना हमने, तो लेट दिस इज p1 डैश। ओके, तो p1 डैश मतलब क्या होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। अब p1 यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम p1 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? E1। तो इनके बीच ये रिलेशन है ना। तो सिमिलरली देखिए सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? E2 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। तो यहाँ पर 2m होगा, तो ये हम p2 डैश कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर p1 p2 इसलिए। देन E3 इज इक्वल टू p3 स्क्वायर बाय 2m3। तो इसी तरह से E4 का मतलब क्या होगा? दैट इज p4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m4। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 स्टूडेंट, एंड इट इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर ये होगा p1 स्क्वायर बाय 2m1 प्लस p2 स्क्वायर बाय 2m2 प्लस p3 स्क्वायर बाय 2m3 प्लस p4 स्क्वायर बाय 2m4। तो ये होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट। ओके, तो पहले तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किस वजह से तैयार होती है? ओके, बिकॉज इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी, दैट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सम ऑफ इट्स एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। जब एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है ना। लाइट एनर्जी में भी कन्वर्जन होता है, हीट एनर्जी में भी कन्वर्जन होता है, एंड मेनली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मोस्टली मैकेनिकल एनर्जी, और उस वजह से फिर ये पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो जाते हैं स्टूडेंट। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। अब देखिए इस पे क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉम्ब है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉम्ब है, तो हमें पता है कि बिकॉज ऑफ इट्स रेस्ट कंडीशन इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? बिफोर एक्सप्लोजन जीरो होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका जो एक्सप्लोजन है, ओके, तो जैसे यहाँ पर 4 पार्टिकल हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर कि इस आफ्टर एक्सप्लोजन इस बॉम्ब का मतलब डिवाइडेशन होता है 3 पीसेस में। ओके, तो एक पीस यहाँ पर चलिए एक्स एक्सिस पर मूव होता है, दूसरा पीस सपोज वाई एक्सिस पर, ठीक है, इसका मास यहाँ पर m1, मास m2, और तीसरा जो पीस होगा दैट मूव्स अलोंग द z एक्सिस, इस तरह से z एक्सिस पर। ओके, तो मास होगा इसका m3। इसका मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन देखिए स्टूडेंट दैट द बॉम्ब डिवाइडेड इनटू 3 pieces having 3 masses m1, m2, m3, and they are moving mutually perpendicular to each other. That means one fragment is moving along x-axis, second fragment is moving along y-axis, and third fragment is moving along z-axis. तो उनकी डायरेक्शन कैसे होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी ना। ओके, तो बिफोर एक्सप्लोजन ये तो रेस्ट है, तो p1 डैश कितना होगा? 0 होगा। बिफोर एक्सप्लोजन हम p1 डैश कंसीडर करते हैं, तो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी टोटल मोमेंटम 0 ही होगा ना। देखिए यहाँ पर आफ्टर एक्सप्लोजन
टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर, इट शुड बी इक्वल टू 0 आफ्टर एक्सप्लोजन। ओके, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए P3 इज इक्वल टू, माइनस इधर आने के बाद ये P1 प्लस P2 होगा। ओके, इस तरह से इक्वेशन मिलेगा ना हमें। मतलब देखिए वेक्टर P1 और वेक्टर P2, इसका रिजल्ट हो गया वेक्टर P3, राइट। तो ये इक्वेशन यहाँ पर, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो मोमेंटम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके, m3 v3 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हो गया स्टूडेंट। Now, as P3 is the resultant of P1 and P2, and the direction between them are right angle. Okay, तो P3 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, देखिए मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, P3 इज इक्वल टू रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, बराबर। देखिए जनरल फॉर्मूला आपको पता है, स्केलर वेक्टर्स में हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, p1 और p2, देखिए m1 और m2 पार्टिकल, तो ये p1 और p2 की डायरेक्शन हो गई, तो उनके बीच एंगल कितना हो गया 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा ना, p3 इज इक्वल टू रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म 0 हो गई ना, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो P3 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्चुअल मास इनटू वेलोसिटी, सो m3 v3 इज इक्वल टू रूट P1 मतलब m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि m1 m2 m3 पता है हमें, ओके। आउट ऑफ 3 पार्टिकल 2 की स्पीड अगर दी है तो तीसरी की स्पीड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। अगर तीनों पार्टिकल की स्पीड दी है, तीनों पार्टिकल की स्पीड दी है, ओके, और 2 पार्टिकल्स का मास दिया है, तो वहां पर थर्ड पार्टिकल का मास या फिर टोटल मास ऑफ द बॉम्ब हम निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से इसके ऊपर न्यूमेरिकल से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, नंबर 4, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ रॉकेट। ओके, तो कंसीडर कीजिए यहाँ पर एक रॉकेट है ग्राउंड लेवल पर, तो टेल ऑफ द रॉकेट में यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल होता है स्टूडेंट, यहाँ पर होता है फ्यूल, है ना। तो इनिशियली मतलब यहाँ पर रॉकेट का लॉन्चिंग अब स्टार्ट ही होगा, ओके। तो इनिशियली देखिए यहाँ पर रॉकेट का लॉन्चिंग अब स्टार्ट होने वाला है, मतलब यहाँ से टाइम हम स्टार्ट करेंगे, काउंट करेंगे, t इज इक्वल टू 0। तो लेट मास ऑफ द रॉकेट इज m0, ओके। व्हाट इज m0? तो m0 का मतलब क्या होगा, मास, दैट इज टोटल मास, ओके, टोटल मास ऑफ रॉकेट सिस्टम, दैट इज रॉकेट प्लस फ्यूल, है ना। रॉकेट का मास और फ्यूल का मास, दोनों का मास, दैट इज टोटल मास इज m0, दैट इज मास ऑफ द रॉकेट सिस्टम। नो, जब यहाँ पर हॉट गैसेस, देखिए t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पर हॉट गैसेस आने वाले ना। व्हेन फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, तो यहाँ पर हॉट गैसेस बाहर की तरफ आएंगे, दे मूव विथ वेरी लार्ज स्पीड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर मूव होगा, है ना। तो विथ वेलोसिटी v0, स्टार्टिंग वेलोसिटी, let the gas ejected from the narrow end of the rocket with velocity u suppose। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव होगा, ओके स्टूडेंट। नाउ आफ्टर सम टाइम सपोज t इज इक्वल टू t, तो रॉकेट कुछ हाइट अटेन करेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट इट इज v, ओके, और इसका मास कितना होगा स्टूडेंट, m होगा, बिकॉज मास यहाँ पर कम होता है, बिकॉज द फ्यूल इज burning at the rate of
dm by dt, तो यहाँ पर मास क्या होगा, कम होते जाएगा। तो dm by dt is the rate of fuel burning, तो dm by dt this is the rate of fuel burning। तो यहाँ पर फ्यूल कंटिन्यूसली बर्निंग होता है, हॉट गैसेस इजेक्टेड आउट, ओके, और ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ तक आने के बाद थोड़ा फ्यूल यहाँ पर कम हुआ होगा, ओके, मास कम होगा। तो लेट एट t इज इक्वल टू t, व्हाट इज द मास ऑफ टोटल सिस्टम m, ओके। अब देखिए जब ये और आगे चला जाएगा, दैट मींस टाइम इज इक्वल टू t प्लस dt, ओके, तो उसका मास और कम हो जाएगा m माइनस dm, तो इतना मास बचेगा ना, बिकॉज dm by dt इज द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, हॉट गैसेस इजेक्टेड आउट, तो फ्यूल का मास कंटिन्यूसली कम होता है यहाँ पर, उसका रेट कितना है dm by dt, ओके। अब यहाँ पर आने के बाद सपोज आफ्टर टाइम dt, तो इसका मास कितना कम हो गया dm ना, तो अब बचे वाला मास कितना होगा m by dm। लेट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस v प्लस dv, ओके स्टूडेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हॉट गैसेस इजेक्टेड आउट बाय बर्निंग द फ्यूल, तो इसके वजह से क्या होगा, रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड, ओके। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर फ्यूल बर्निंग होता है, तो कंटिन्यूअसली उसका मास कम हो जाएगा आफ्टर बर्निंग, तो सिस्टम का जो मास होता है वो मास भी कंटिन्यूअसली कम हो जाएगा, एंड द रॉकेट विल मूव अपवर्ड, और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। पहले इनिशियल वेलोसिटी थी v0, अब हो गई v, ओके, उसके बाद dv से इंक्रीज होगी, तो कंटिन्यूअसली रॉकेट मूविंग अपवर्ड, एंड उसका जो मास होता है सिस्टम का, तो मास कम होने का रेट कितना है dm by dt। चलिए, तो इससे रिलेटेड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, तो उसका यूज हम यहाँ पर लेने वाले। तो रिजल्टेंट फोर्स, ओके, देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, ओके, इसके ऊपर जो फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है मतलब रिएक्शन फोर्स, और उसके साथ यहाँ पर इस रॉकेट का जो वेट होगा, वेट कितना होगा, वेट mg विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, तो माइनस वेट ऑफ रॉकेट, तो ये ma होगा, फोर्स का इक्वेशन क्या होता है ma, है ना। अब थ्रस्ट दैट इज u dm by dt, ये वाला फार्मूला हमने डिस्कस किया था, देखिए दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एग्जांपल हमने एक लेक्चर पहले डिस्कस किया था, वहां तो ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था ना। तो u dm by dt, u का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ओके। dm by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, दैट इज रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, माइनस वेट ऑफ द रॉकेट कितना होगा mg, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, a इज इक्वल टू u, अब ये m इधर डिवाइड होगा, डिवाइड बाय m इंटू dm बाय dt माइनस mg डिवाइडेड बाय m, ओके। तो यहाँ पर ये m कैंसिल हो जाएगा, नो। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो a को हम dv by dt लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा फिर dv by dt इज इक्वल टू u by m into dm by dt, ओके, माइनस g, तो dv इज इक्वल, अगर dt इधर लाते हम तो u by m into dm by dt into dt, ओके, माइनस g into dt, तो dt इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी dt गेट कैंसिल, सो dv इज इक्वल टू u by m into dm, ओके, माइनस g into dt, ये इक्वेशन हमें मिलता है इस पर। तो
लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, बिकॉज एज रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड एज टाइम पासेस आउट, तो उसका मास भी कम हो रहा है और वेलोसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। ओके, तो अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, ओके चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इंटीग्रेट इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u बाई m इंटू dm, ओके, माइनस इंटीग्रेशन g इंटू dt। तो इंटीग्रेशन कैसे लेना है, यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी चेंजिंग, ओके, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, v0 टू v, तो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v0 टू v। ओके, अब यहाँ पर मास आल्सो चेंजेस, मास कैसे चेंज होता है, पहले m0 था, बाद में m हो गया, तो मास चेंजेस फ्रॉम m0 टू m, ठीक है। नाउ यहाँ इसका डेरिवेशन क्या होगा, v होगा स्टूडेंट, राइट, और लिमिट v0 टू v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर u कांस्टेंट है ना, बिकॉज u का मतलब क्या होता है, इजेक्शन स्पीड, हॉट गैस का जो इजेक्शन होता है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी u। नाउ इंटीग्रेशन में 1/m इंटू dm, तो यहाँ पर m0 टू m, ओके, माइनस, अब यहाँ पर g कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, तो g की वैल्यू तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी ना, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ओके, तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाती है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर ऑन द अर्थ सरफेस 9.8 है, तो एवरेज वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तक भी जाता है, तो वहां पर g की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग ही रहेगी, मतलब थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन एवरेजली हम उसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है। ओके, इंटीग्रेशन dt, तो इंटीग्रेशन पता है आपको, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया इसको, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो ये v माइनस v0 इज इक्वल टू, u कांस्टेंट है, u इनटू 1/m इंटू dm, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, log ऑफ m, है ना, 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। उसी तरह से ये क्या होगा फिर, log ऑफ m होगा, और लिमिट क्या होगा यहाँ पर, m0 टू m, ठीक है, माइनस g इंटू t, तो v माइनस v0 इज इक्वल टू u। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बाकी है, m0 टू m मतलब मास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मास तो डिक्रीजिंग है ना यहाँ पर, यस। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर माइनस होगा, व्हाई, बिकॉज मास इज डिक्रीजिंग। ओके, तो माइनस, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ m0, ओके, माइनस gt, तो v माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस u। नो, अब log ऑफ m माइनस log ऑफ m0 है, ओके, अगर इसका सीक्वेंस हम चेंज कर देते, मतलब पहले log ऑफ m0 लिखेंगे माइनस log ऑफ m लिखते हैं स्टूडेंट, तो इसका सीक्वेंस चेंज करने के बाद यहाँ पर माइनस होगा, तो ये बाहर का माइनस और इसका माइनस साइन, तो ये क्या होगा फिर, प्लस होगा, ओके, माइनस gt। ध्यान दीजिए इधर, फिर से एक बार ये समझ लेते हैं कि m0 टू m मतलब पहले m0 इज ग्रेटर देन m0, देखिए m0 इज ग्रेटर देन m है ना, पहले मास ज्यादा था, बाद में फ्यूल बर्न होने के बाद उसका मास कम हो जाता है, तो m0 ग्रेटर देन m, तो मास इज डिक्रीजिंग, इसलिए यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं फ्रॉम लिमिट m0 टू m, तो यहाँ पर माइनस साइन होगा। ओके, log ऑफ m, 1/m का इंटीग्रेशन log ऑफ m होता है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट m है माइनस लोअर लिमिट m0, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ m0। अब इसका सीक्वेंस चेंज करना है स्टूडेंट, तो पहले log ऑफ m0 अगर लिखते हैं माइनस log ऑफ m, तो ये माइनस होगा ना, और बाहर माइनस है, तो ये प्लस हो गया है यहाँ पर। ओके, चलिए उसके बाद v माइनस v0 इज इक्वल टू, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, log ऑफ m0 माइनस log ऑफ m,
इसका मतलब क्या होगा, log ऑफ m0 बाय m, ओके, माइनस gt। तो फिर v के लिए इक्वेशन क्या होगा, इज इक्वल टू ये दोनों होने के बाद v0 प्लस u log ऑफ m0 बाय m माइनस gt। तो ये जनरल इक्वेशन हो जाता है इसमें वेलोसिटी ऑफ रॉकेट के लिए इन अपवर्ड डायरेक्शन। v0 इनिशियल स्पीड, ओके, u दैट इज speed of ejection of the gas from the tail of the rocket, m0 initial mass of the rocket system, मतलब fuel plus rocket का mass, m तो at after some time कुछ मास यहाँ पर कम हुआ होगा तो रिमेनिंग मास मतलब m यहाँ पर, ओके, माइनस gt। g की वैल्यू तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेनी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर है इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ देखिए अब इनिशियल कंडीशन डिस्कस करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0, तो v0 कितना होगा, 0 होगा ना, स्टार्टिंग रॉकेट ग्राउंड पर है, ओके, तो t इज इक्वल 0, तो यहाँ पर v0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये इक्वेशन क्या तैयार होगा, v इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, u log ऑफ m0 बाय m इन माइनस gt, ओके। तो ये इक्वेशन तैयार होता है स्टूडेंट, v इज इक्वल टू यू लॉग m0 बाई m माइनस gt। अब यहाँ पर फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल e, लॉग ऑफ बेस e होता है ना। जब हम कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल तो उसका बेस होता है 10, तो यहाँ पर कन्वर्जन करना होगा, v इज इक्वल टू यू, मतलब कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, log base e to convert it to log base 10, 2.303 into u log m0 by m minus gt, ओके। तो यहाँ पर बेस होगा स्टूडेंट 10, तो यहाँ पर बेस होता है 10, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। अगर रॉकेट एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है या फिर बहुत ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पर या फिर इन द फ्री स्पेस, तो इन द फ्री स्पेस, सपोज रॉकेट इन द फ्री स्पेस चला जाता है, ओके, तब वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगी। तब हम यहाँ पर g की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट, 0 लेते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, इन फ्री स्पेस तो वहां पर g की वैल्यू तो 0 होती है ना, देयरफॉर ये इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू u log बेस e m0 बाय m, ये होगा सर, बिकॉज g की वैल्यू तो 0 होती है ना। तब ये इक्वेशन यूज करना है, राइट स्टूडेंट।